सत्ता के सेमीफाइनल में साफ हुई 5 राज्यों की तस्वीर। कई जगहों पर एग्जिट पोल हुआ धराशायी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने की ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग। लखनऊ की सत्ता हासिल करने की रेस में साइकिल ने सभी को पछाड़ा। समाजवादी पार्टी बहुमत के करीब पहुंची। राज्यपाल से मिलकर मायावती देगी इस्तीफा। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। भाजपा को रुझानों में मिली बढ़त। त्रिशंकु विधानसभा के आसार। पंजाब में 46 साल का इतिहास टूटने के कगार पर। लगातार दूसरी बार अकाली गठबंधन सरकार बनाने की ओर। एग्जिट पोल सर्वे को झुठलाते हुए स्पष्ट बहुमत के आसार। और मणिपुर में फिर चला सीएम इबोबी सिंह का जादू। कांग्रेस ने बढ़ाए स्पष्ट बहुमत की ओर कदम, तो गोवा में भाजपा बनाएगी सरकार। नमस्कार, जनमत 2012 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मेरतवाल। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त 5 राज्यों में जो रुझान प्राप्त हुए हैं वो किस तरीके से हैं, क्या तस्वीर वो साफ करते हैं। सबसे पहले बताते हैं यूपी के बारे में। यूपी में समाजवादी पार्टी 201 सीटों पर बढ़त हासिल किए हुए है। सबसे बड़े दल के रूप में बहुमत के लगभग करीब पहुंच चुकी है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की 52 सीटों के साथ है। बीएसपी को 92 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस 42 सीटों पर बढ़त दिखा रही है और बाकी जो बची हुई पार्टियां हैं वो 16 सीटों पर बढ़त लिए हुए है। बात करें पंजाब की, यहां 47 सीटों पर कांग्रेस आगे है। अकाली दल और उसके साथ ही जो गठबंधन है वो 67 सीटों पर आगे है। और अगर बात करें दूसरी पार्टियों की तो वो 3 सीटों पर आगे है। इसके बाद बारी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कांग्रेस 32 सीटों पर, बीजेपी 31 सीटों पर और बाकी पार्टियों को 7 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर की, जहां कांग्रेस 38 सीटों के साथ सबसे आगे है। बीजेपी 2 सीटों के साथ है और अन्य पार्टियों को 13 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। और गोवा में कांग्रेस 9 सीटों पर बढ़त लिए हुए है। बीजेपी 20 सीटों पर और बाकी जो पार्टियां हैं वो 7 सीटों पर बढ़त लिए हुए हैं। और अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान, जो इलेक्शन डेस्क पे मौजूद हैं और उनके साथ में मौजूद हैं काफी सारे लोग। ऐश्वर्य, कैसा माहौल है? पहली बात तो ये कि जो 5 राज्यों के चुनाव थे, उन 5 राज्यों के चुनाव के बाद राजस्थान में भी इसका असर देखा गया। किस तरीके का माहौल है यहाँ? पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों में आपकी बात हुई होगी। बिल्कुल दीपक, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार सभी को था और खासकर पूरे देश के साथ राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी सभी को इंतजार है, क्योंकि ज्यादा दिन यहां भी नहीं है। यहां भी लोकसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव। ऐसे में यहां की पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस, दोनों में एक तरह से सन्नाटा सा छाया हुआ था। स्पष्ट रूप से कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, सामने आने को तैयार नहीं था, बस एक दूसरे पर वही आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अगर सबसे पहले बात की जाए उत्तर प्रदेश चुनाव की, जिसका सभी को इंतजार था, जहां पर कांग्रेस ने बड़े दावे किए, बीजेपी ने बड़े दावे किए, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों को लेकर राहुल गांधी ने खूब चुनावी रथ चलाया। इस पूरे चुनाव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी थी। इलेक्शन डेस्क पर हमारे साथ मौजूद हैं शिवेंद्र सिंह परमार और राहुल सैनी। इन दोनों से जानते हैं कि अभी जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं या फिर जो रुझान आए हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है, क्योंकि ये लगातार अपडेट देते रहे हैं हमें और अभी तक अपडेट देते रहे थे। शिवेंद्र, यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज जो चुनाव परिणाम सामने हैं और जो रुझान सामने आए हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ सामने आया है जो देखा गया? बिल्कुल ऐश्वर्य, जिस तरह से काफी लंबे समय से जो अटकलें चल रही थी, चाहे वो एग्जिट पोल हो, चाहे चुनावी चर्चाएं हो, अब तक के जो रुझान, सारी सीटों के रुझान आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी, बिल्कुल निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है वो बहुत नजदीक पहुंच गई है समाजवादी पार्टी। हालांकि अभी ये रुझान है लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं है रिजल्टों में और निश्चित रूप से इसकी खुशी देखी जा सकती है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि मुलायम सिंह उनके मुखिया होंगे, यानी मुलायम सिंह यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। ऐश्वर्य,
शिवेंद्र, तुम्हारी बहुत सारे लोगों से बात हुई उत्तर प्रदेश में, तुम लगातार अपडेट दे रहे थे वहां के पत्रकारों से, वहां के नेताओं से, तो वहां पर राहुल गांधी एक फैक्टर चला, राहुल गांधी के अलावा मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव फैक्टर चला, कई फैक्टर्स चले। इन फैक्टर्स में सबसे मजबूत फैक्टर जो उभर के आया कौन सा देखते हो? बिल्कुल इस बार सही कहा आपने, जिस तरह से इस चुनाव को अखिलेश बनाम राहुल गांधी बना दिया था, तो निश्चित रूप से अगर इस चुनाव में कोई सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है तो वो कांग्रेस के युवराज की हार, क्योंकि सारे देश की निगाहें थी। चूंकि राहुल गांधी में पूरा देश भविष्य के प्रधानमंत्री को देखता है, और जिस तरह से राहुल गांधी की करारी हार यहां पर हुई है, उन्होंने बहुत मेहनत की, जिस तरह से उन्होंने पूरा कैंपेन यूपी में किया, एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई, चाहे वो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र फाड़ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों को भिखारी कह देना हो, यानी पूरी तरह से जो राहुल गांधी एंग्री यंग मैन बनकर आए थे, उनकी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। जिस तरह के आंकड़े पहले थे, अभी भी जो रुझान है इस बार उनमें 30 सीट से ज्यादा के ऊपर नहीं जा पा रही है कांग्रेस, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के युवराज को, और इसी चीज का मलाल पूरी कांग्रेस पार्टी को है। आपने बयान देखे हो, दिग्विजय सिंह ने आज से 2 दिन पहले कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी हारती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी और रीता बहुगुणा जोशी की होगी। यानी कि पूरी पार्टी कहीं नहीं ये कहना चाहती कि राहुल गांधी इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन यह कड़वा सच है कि राहुल गांधी को इस हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव यहाँ होगा, इस बार लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनका खुद यह मानना था कि हम 8 या 10 सीट से ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन जब 22 सीटें आ गई तो सबने सेहरा राहुल गांधी के सर वाला, तो अब क्यों ना राहुल गांधी को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और निश्चित रूप से राहुल गांधी। शिवेंद्र, यहां मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि एंग्री यंग मैन की आपने बात की, राहुल गांधी एंग्री यंग मैन के रूप में सामने आए, तो क्या कहीं उनसे जनता थी वो एंग्री हुई? राहुल, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। जी ऐश्वर्या, देखिए कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने यूपी में सभाएं की, करीब रोजाना वो 4 से 5 सभाएं करते थे, चुनावी रैलियां निकालते थे, तकरीबन उन्होंने 200 से ज्यादा चुनावी रैलियां की। लेकिन यूपी में देखा जाए तो राहुल फैक्टर बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम रहा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने भी पूरा जोर लगाया था, जनता ने उनको स्वीकारा, और आज परिणाम सामने है सबके सामने कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। राहुल, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि बसपा की अगर बात करें तो मायावती इन जो कल तक बयान दे रही थी, या मायावती के साथी जो बयान दे रहे थे, वहां पर एनआरएचएम घोटाला हुआ, कई घोटाले हुए, क्या उनकी वजह से उसे नुकसान देखना पड़ा बसपा को? जी देखिए, बसपा पिछली बार 2007 में बसपा ने अच्छा कमाल किया था, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, 206 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं सपा 97 सीटों पर रही थी, लेकिन बसपा सरकार में काफी घोटाले हुए पिछली बार, जिसके चलते उसका खामियाजा बसपा को यहाँ पर देखना पड़ा। और बसपा सरकार में एनआरएचएम जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, उसमें कई लोगों की मौतें भी हुई, जिससे जनता काफी नाराज थी और घोटालों को लेकर जनता में काफी आक्रोश था, जिसके चलते बसपा सरकार को वहां पर बिल्कुल नकार दिया गया है। और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, लगता है कि नतीजे भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही होंगे, परिणाम भी, और शायद हो सकता है पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी वहां पे सरकार में। शिवेंद्र, मैं पूछना चाहूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो फैक्टर है उसने एक बड़े तरीके से काम किया है। ओबीसी फैक्टर को लेकर कहीं ना कहीं गहमा गहमी थी, कहीं मुस्लिम को ओबीसी में डाला गया, ये सारी जो बातें थी, इनका सपा को फायदा मिला का, जो कांग्रेस ने जो सारी बातें की? देखिए सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ओबीसी जो वोट बैंक था उस पर सारी पार्टियों की निगाह थी। बाबू सिंह कुशवाहा को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया, वो सिर्फ ओबीसी फैक्टर था। उमा भारती को अगर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट किया गया तो उसका भी सबसे बड़ा कारण ओबीसी था। और जो एक चीज मैं आपको और बताऊं, सलमान खुर्शीद जिस तरह से बार बार मुसलमानों को रिझाने के लिए जो बयान दे रहे थे, इस पर निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। और यही कारण है कि जो ओबीसी वोट बैंक है उसने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। और जो ओबीसी वोट बैंक, मुलायम सिंह जो पहले भी कई बार ओबीसी वोट बैंक के जरिए ही सत्ता में आए हैं, उनको निश्चित रूप से इस बार भी ओबीसी वोट बैंक का बहुत सारा मिला है इस बार। तो कुल मिलाकर ओबीसी वोट बैंक ने एक बड़े फैक्टर के रूप में काम किया है, और मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं खिसकता नजर आया है। चाहे कांग्रेस बड़े दावे करती रही हो कि मुस्लिम हमारे साथ है, सपा बसपा या फिर कोई भी पार्टी, वहीं ब्राह्मण वोट बैंक जो एक बड़ी ताकत था उत्तर प्रदेश में, वो भी बिखरता नजर आया है। और राजस्थान की अगर बात करें तो इन चुनाव परिणामों को लेकर राजस्थान में भी बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, क्योंकि राजस्थान के जो नेता है या फिर एक तीसरा मोर्चा भी एक बड़े फैक्टर के रूप में काम कर रहा था राजस्थान में, वो भी अब
अपनी रणनीति नए तरीके से बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर एक शख्स को रिजल्ट का इंतजार था। क्या कहना है शिवेंद्र इस पर? बिल्कुल निश्चित रूप से ऐश्वर्य, बिल्कुल सही कहा आपने, यही स्थिति राजस्थान में होने वाली है। और मैं एक चीज और आपको ऐश्वर्य कहना चाहूंगा कि जो छोटे दल थे, चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे अमर सिंह हो, चाहे वो डीपी यादव हो, इन्होंने जो अपनी पार्टियां बनाई, इनको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक निश्चित रूप से जिस तरह 5 साल वो सत्ता से दूर रहे, 5 साल सत्ता से दूर रहे, लेकिन वो सत्ता के बीच रहे। राहुल गांधी जरूर जब कभी बुंदेलखंड के पैकेज के नाम पर वहां जाते रहे, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो ऐश्वर्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी किसी भट्टा परसोल जाते हैं, किसी गरीब के घर जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो मीडिया की खबर बनती है। लेकिन ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अखिलेश यादव वो रहने वाले गांव के हैं, वो देसी ठाट बाट के आदमी हैं, उनका रोज गांव में बैठना होता है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो आम आदमी से जुड़ाव रहा, वो चीज वही चीज ताकत बनकर हो रही है उत्तर प्रदेश में। राहुल से जैसे अगर बात करें तो ये पूछना चाहेंगे, राहुल एक बड़ा सवाल है, यहां पर सवाल है एंटी इनकम्बेंसी पर क्या कहना चाहेंगे? जी ऐश्वर्य, एंटी इनकम्बेंसी जिस प्रकार राहुल ने यूपी में सभाएं की और चुनाव से पहले उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का भी कार्ड खेला था कि भाई मुसलमानों को उन्होंने 4.5% आरक्षण देने की बात की थी केंद्र में। लेकिन अगर यूपी के बेस पे बात करें तो यूपी में वो फैक्टर उनका बिल्कुल नाकाम रहा। और जिस प्रकार समाजवादी पार्टी को सभी जातियों ने वोट दिए, खासकर ओबीसी ने, साथ में और मुस्लिम वर्ग ने। बिल्कुल दीपक। ऐश्वर्य, जिस तरीके से आपकी बात हुई होगी यहां पर यूपी डेस्क पर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, इन लोगों ने काफी टाइम से इलेक्शन के लिए वहां पर लोगों के कांटेक्ट में हैं, काफी दिनों से इन्हें पता चल रहा है। अब जब वहां पर हालात बदल चुके हैं, कांग्रेस की जितनी कोशिशें थी उसके बाद में अब रिजल्ट सामने है, लगभग जो फाइनल रिजल्ट रहेंगे लगभग उसके पास पहुंच चुके हैं। क्या कांग्रेस में किसी तरीके की सुगबुगाहट शुरू हो रही है कि ये कारण क्या रहे, इसके लिए किसी को क्या शिकार बनाया जाएगा, किसी पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? कुल मिलाकर यह है कि ठीकरा तो फोड़ा जाएगा। यहां पर सबसे बड़ा नुकसान जो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के नेता जो थे बयानबाजी करते थे, सिर्फ बयान बहादुर बन के रह गए थे। बेनी प्रसाद अपने अलग जगह पर जाते थे, या फिर राहुल गांधी अपना अलग बयान देते थे, दिग्विजय सिंह अलग बयान देते थे। वो फैक्टर तो है ही, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा अगर जुड़ा हुआ फैक्टर है वो है राजस्थान का फैक्टर, क्योंकि राजस्थान में भी इन चुनाव परिणामों के असर देखने को मिलेंगे। और अगर जानकारों की माने, जो अभी चर्चाएं चल रही थी, जानकार दबी जुबान से एक बात और कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब बड़ा परिवर्तन देखने को मिले कांग्रेस में। दीपक। ऐश्वर्य, एक बात और कि जिस तरीके से जो कुछ बड़े नेताओं ने बयान दिए थे, उसमें चाहे भले ही बात कर ले बेनी प्रसाद की, या फिर बात कर ले श्री प्रकाश जायसवाल की, या फिर किसी और की, उन सब बयानों का खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। क्या इस बारे में कोई उनके पास में अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? यहां पर अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रतिक्रियाओं से अभी तो सभी बचते नजर आएंगे। बस सभी ये कहते नजर आएंगे कि हमें कुल मिलाकर नकार दिया गया है, हार स्वीकार करें या ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली वो हार स्वीकार जरूर करेंगे। लेकिन यहां पर जो लड़ाई थी उत्तर प्रदेश में, वो बीजेपी और कांग्रेस की बनकर रह गई थी। चाहे इन्होंने बड़े दावे की हो, चाहे राहुल गांधी हो एंग्री यंग मैन की भूमिका में आया हो, लेकिन एक चर्चाएं थी जानकारों में, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ एक चीज की लड़ाई है कि तीसरे नंबर पर कौन रहेगा। यह बात तो लगभग तय सी हो गई थी। हां, एक बात जरूर है कि एग्जिट पोल थे वो कुछ बिल्कुल क्लियर सब कुछ नहीं कह पाए, एग्जिट पोल झूठे करार दे दिए गए हैं। जी ऐश्वर्य, एक बात और सामने आती है कि जिस तरीके से बीजेपी में भी एक सुगबुगाहट थी, शायद अब कहीं ना कहीं यह बात मानी जा रही है कि बीजेपी को पहले से तैयारी पे कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था, बीजेपी कहीं तैयारियों में पीछे रह गई। बिल्कुल, बीजेपी की तैयारियों की बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी ने एन वक्त पर उमा भारती का जो कार्ड खेला, यदि उसे पहले खेल लेती उस कार्ड को, तो शायद कुछ फायदा मिलता। और बीजेपी की एक बात गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है कि बीजेपी